अपरिष्कृत आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाता है। हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। श्रृंखला का चयन आंकड़ों की प्रकृति तथा उनके अनुमानित मूल्यों के आकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सांख्यिकीय श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? सांख्यिकी श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिगत श्रृंखला तथा दूसरी बारंबारता श्रृंखला। आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में एक चर के प्रत्येक प्रेषण को अलग अलग लिखा जाता है। इसमें चरों को क्रम अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इस श्रृंखला में अपरिष्कृत आंकड़े संक्षिप्त नहीं होते, किंतु एक निश्चित क्रम में होने के कारण इनका प्रयोग सरल हो जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो। उदाहरण के लिए एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना व्यक्तिगत श्रृंखला है। किसी परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। इस सारणी में हम सरलता से कुछ अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी तरह की श्रृंखला होती है बारंबारता श्रृंखला। बारंबारता श्रृंखला में किसी चर की प्रत्येक मद या वर्गों की बारंबारता ज्ञात करके आंकड़ों को सरल तथा संक्षिप्त बनाया जाता है। बारंबारता श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहली बारंबारता सरणी तथा दूसरी बारंबारता वितरण। विविक्त श्रृंखला या बारंबारता सरणी क्या होती है? विविक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सरणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विविक्त चर पूर्णांक मानों को व्यक्त करता है, न कि दो पूर्णांकों के बीच के किसी भिन्न मान को। हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों से संगत हो। बारंबारता सरणी की रचना करने के लिए मदों के मूल्य को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इसके पश्चात मदों के सामने मदों की बारंबारता को मिलान चिन्हों के रूप में अंकित किया जाता है, जिससे बारंबारता की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या को बारंबारता सरणी द्वारा दर्शाया जा सकता है। बारंबारता वितरण कैसे तैयार करते हैं? आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता वितरण का प्रयोग किया जाता है। बारंबारता वितरण का प्रयोग खंडित चर तथा अखंडित चर दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जा सकता है। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक रूप में वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका है। इसमें किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में उनके अनुरूप वर्ग की बारंबारता के रूप में वितरित किए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों के आधार पर चरों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है तथा मिलान चिन्हों की सहायता से प्रत्येक वर्ग की बारंबारता को ज्ञात किया जाता है। इस विषय को जानने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझते हैं जो इसके निर्माण तथा अध्ययन के दौरान प्रयोग होंगे। सबसे पहले वर्ग सीमाएं। प्रत्येक वर्ग या वर्गांतर की दो सीमाएं होती हैं। पहली निम्न वर्ग सीमा, दूसरी उच्च वर्ग सीमा। किसी वर्ग में न्यूनतम संभव माप को निम्न वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है, जबकि अधिकतम संभव माप को उच्च वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 10 से 20 की वर्ग सीमाएं 10 तथा 20 हैं। इस वर्ग को की निम्न वर्ग सीमा 10 है, जबकि उच्च वर्ग सीमा 20 है। प्रत्येक वर्गांतर की वर्ग सीमाएं भी अलग अलग होती हैं। दूसरा, वर्गांतर का मध्यांतर या वर्ग विस्तार। एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच के अंतर को वर्गांतर या वर्ग विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 10 से 20 का वर्ग विस्तार 20 घटा 10 बराबर 10 है। यह आवश्यक नहीं कि एक चर के सभी वर्गों का विस्तार समान हो।
विभिन्न वर्गों के लिए असमान वर्ग विस्तार वाला बारंबारता वितरण भी हो सकता है। तीसरा, वर्गांतर का मध्य बिंदु या मध्य मूल्य। किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा ऊपरी वर्ग सीमा के बीच आधी दूरी पर आने वाला मध्य मूल्य को उस वर्ग का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसे वर्गांतर की निम्न वर्ग सीमा तथा ऊपरी वर्ग सीमा के योग को 2 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। वर्गांतर के मध्य मूल्य को वर्गांतर का औसत भी कहा जाता है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है: वर्गांतर का मध्य मूल्य बराबर वर्गांतर की निम्न वर्ग सीमा जमा वर्गांतर की ऊपरी वर्ग सीमा भाग 2। एक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है, तब आगे की सांख्यिकी गणनाओं में व्यक्तिगत मान का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उस वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर वर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वर्गांतर संबंधी सभी सांख्यिकी गणनाएं मध्य मूल्य के आधार पर की जाती है। अगला है वर्ग बारंबारता। किसी वर्गांतर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले प्रेषणों की संख्या को उस वर्ग की बारंबारता कहा जाता है। वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए सामान्यतः मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्ग बारंबारताओं की गिनती वर्ग विशेष के सामने मिलान चिन्ह लगाकर की जाती है। मिलान चिन्ह उस वर्ग के सामने लगाया जाता है जिस वर्ग सीमा में वह प्रेषण शामिल होता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रेषण का मूल्य 17 है तो वह वर्ग 10 से 20 के सामने एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। मिलान चिन्हों की गणना को सरल करने के लिए 4 चिन्ह खड़े लगाए जाते हैं तथा 5वां चिन्ह सबको काटता हुआ तिरछा लगाया जाता है। मिलान चिन्हों की गणना 5 के समूह में की जाती है ताकि परिकलन में सुविधा रहे। एक वर्ग की बारंबारता उतनी ही होती है जितनी उस वर्ग की मिलान चिन्हों की संख्या। एक उदाहरण से देखते हैं। परिवार के आकार का बारंबारता वितरण। आप सोच रहे होंगे कि हमें बारंबारता वितरण में कितने वर्ग रखने चाहिए तथा प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बारंबारता वितरण में वर्गों की संख्या का निर्धारण। किसी बारंबारता वितरण में वर्गों की संख्या निर्धारित करने से पहले हमें चरों के मान में होने वाले परिवर्तन के प्रसार को ज्ञात करना होगा। इसे चरों के उच्चतम तथा न्यूनतम मान के बीच के अंतर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे परास कहते हैं। परास का मूल्य जितना बड़ा होता है, चरों का मान उतना ही व्यापक प्रसार होता है, और यदि परास लघु होता है तो चरों के मान में कम प्रसार है। पूर्व में चर्चा किए गए उदाहरण में छात्र द्वारा प्राप्त अंक का परास 40 है, क्योंकि न्यूनतम प्राप्त अंक 0 है तथा अधिकतम प्राप्त अंक 40 है। परास का मान ज्ञात करने के पश्चात वर्ग अंतराल को तय किया जाता है, जिससे वर्गों की संख्या निर्धारित की जाती है। ध्यान रहे, सभी वर्ग अंतरालों का योगफल ही परास है। ऐसी बारंबारता वितरण जिसमें सभी वर्ग अंतराल बराबर होते हैं, उसमें वर्गों की संख्या तथा किसी एक वर्ग के अंतराल को गुणा करके परास ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम लघु वर्ग अंतराल रखते हैं तो वर्गों की संख्या अधिक होगी, जिससे बारंबारता वितरण बहुत बड़ा दिखता है तथा गणना करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर यदि वर्ग अंतराल को बहुत बड़ा रखते हैं तो वर्गों की संख्या कम हो जाती है, जिससे व्यक्तिगत विविधताओं की हानि होती है। एक व्यवहारिक नियम के अनुसार वर्गों की संख्या 5 से 15 के बीच होनी चाहिए। बारंबारता वितरण में वर्ग के आकार का निर्धारण। परास ज्ञात करने के पश्चात जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं, तब परास के मूल्य को वर्गों की संख्या से भाग करके वर्ग अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। वर्गों की संख्या तथा वर्ग अंतराल, यह दोनों निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है।
इन दोनों का गुणनफल परास होता है। ध्यान रहे, इस उदाहरण में हम समान वर्ग अंतराल वाले बारंबारता वितरण की चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार बारंबारता वितरण में असमान वर्ग अंतराल भी चुने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वर्गों की चौड़ाई असमान होगी। वर्ग अंतराल के चुनाव के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम दिए गए हैं। जब वर्ग अंतराल नहीं दिए गए हैं तो उनकी संख्या और चौड़ाई का निश्चय करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आंकड़ों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी मद का पता लगाइए, उनका अंतर निकालिए। यह आंकड़ों का सीमांतर प्रदान करता है, जिसे परास भी कहते हैं। दूसरा, मदों की संख्या की गिनती कीजिए तथा अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार या सुविधा अनुसार वर्गों की संख्या को निश्चित कीजिए। तीसरा, सीमांतर को वर्गों की संख्या से विभाजित कीजिए। जो भागफल प्राप्त होता है वह वर्ग अंतराल की चौड़ाई के विषय में निश्चय करने का आधार होगा। चौथा, सामान्यतः वर्ग अंतराल की चौड़ाई समान होनी चाहिए तथा वर्ग अंतर की सीमाएं एक पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे 5 या 10 का गुणज। वर्गांतरों की दो संभव सीमाएं, पहली पूर्णांक जो कि भागफल से प्राप्त संख्या से एकदम कम है, निम्न सीमा होगी, तथा भागफल से एकदम अधिक पूर्णांक ऊपरी सीमा होगी। पांचवा, प्रथम वर्ग अंतराल की आरंभिक बिंदु एक पूर्णांक को लिया जाना चाहिए जो न्यूनतम मद से एकदम कम हो, या यदि आंकड़ों की न्यूनतम मद स्वयं एक पूर्णांक है तो उसके बराबर हो। छठा, इसके पश्चात निश्चित किए गए आरंभिक बिंदु को लेते हुए निश्चित किए गए वर्ग अंतराल को जोड़कर वर्गों की रचना कीजिए। बारंबारता वितरण की सीमाओं का निर्धारण चर की प्रकृति पर निर्भर करता है। संतत तथा विविक्त चरों को ध्यान में रखते हुए बारंबारता वितरण की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहली अपवर्जी विधि तथा दूसरी समावेशी विधि। आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। अपवर्जी विधि के द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण विभिन्न वर्गों में इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है। इस विधि में आंकड़ों की संततता बनी रहती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग संतत चरों के आंकड़ों के लिए अधिक किया जाता है। इस विधि में उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं तथा एक वर्ग की निम्न सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल कर लिया जाता है। वह परेषण जो वर्ग की उच्च सीमा के बराबर होता है उसे वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसे अगले वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संख्या 20 आंकड़ों में मौजूद है तो उसे वर्ग 10 से 20 में शामिल नहीं किया जाएगा, किंतु उसे अगले वर्ग 20 से 30 में शामिल कर लिया जाएगा।